नमस्कार। पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होने के बाद अब देश में चुनाव गर्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की रैली में जो मंगलसूत्र पर 2024 की लड़ाई ले आई, उससे ये सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री को आखिर दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था, ओलंपिक का 2036 में मेजबानी, इतने करोड़ घर, इतने शौचालय, इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना विकास, सड़क, पुल, रेलवे का इतना विकास की बात कहकर चुनाव की शुरुआत करने के बाद, पहले चरण के मतदान के बाद ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें यह कहना पड़ा कि घर की महिलाएं, जिनके पास सोना चांदी है, जिनकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को दे देगी, उनको दे देगी जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, और उनको दे देगी जो कि घुसपैठिए आए हैं। 10 साल सरकार में रहने के बाद भी अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि देश में घुसपैठियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये उनकी सफलता है या असफलता? पहला सवाल तो ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री को ये कहने की नौबत क्यों आई? क्या पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी जो पिछला उसका रिकॉर्ड था उससे पीछे जा रही है, या पहले चरण में उसे बढ़त मिली है और वो अपने 400 पार का जो टारगेट है एनडीए का, उस तरफ वो आगे बढ़ रही है? दरअसल 102 सीटों पर जो पहले चरण में मतदान हुआ है, अगर आप 2019 से उसका आंकड़ा लेंगे तो यूपीए करीब करीब 4-5 सीटों पर, यूपीए सपा बसपा गठबंधन को उसमें निकाल दीजिए तो वो 4-5 सीटों पर 5 सीटों से बढ़त में थी पिछले बार के मुकाबले। अगर सपा बसपा गठबंधन को भी जोड़ दें 2019 के, तो वो आंकड़ा 10 सीटों का ज़्यादा होता है। अब इस बार क्या उसकी वजह खास ये भी है कि तमिलनाडु की पुडुचेरी की जो 40 सीटें हैं वो भी पहले चरण में थी और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कोई खाता नहीं खुला था। तो सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण से, खास करके तमिलनाडु से जो उम्मीद थी और जिसके लिए लगातार प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा कि इन दिनों दक्षिण भारत के टेलीविज़न चैनल्स पर बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दे रहे हैं, कन्नड़ को, तेलुगु को, तमिल को, इन चैनलों को वो इंटरव्यू दे रहे हैं क्योंकि दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना में वो किसी तरह का नुकसान नहीं लेना चाहते। तमिलनाडु में कुछ बढ़त की उम्मीद उन्हें है। कुछ लोग कहते हैं वोट परसेंटेज की उम्मीद होगी है, वोट परसेंटेज बढ़ेंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद सीटों तक भी वो आंकड़ा आ जाए। तो जो दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का उस तरीके से कर्नाटक को छोड़ करके, तेलंगाना में भी उसने प्रदर्शन अच्छा किया था नगर निगम चुनाव में जो हुआ था हैदराबाद का, वृहद हैदराबाद का, उसमें अच्छा प्रदर्शन किया था। अगर लोकसभा में भी देखें तो तेलंगाना में उसे ठीक ठाक सीटें मिली थी। तो तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि दक्षिण में उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी जैसे 19 में थी, और सारा जोर उस पर लगाया जा रहा है? और इसलिए पहले चरण के बाद प्रधानमंत्री इस तरीके से मंगलसूत्र और सोने और चांदी पर आ गए और इसलिए ये सारी बातें कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, आपको याद होगा जब G20 हो रहा था और G20 होने के वक्त इंडिया गठबंधन बना था, उसके कुछ दिन पहले आपको याद होगा देश में एकाएक इंडिया और भारत को लेकर बहुत चर्चा होने लगी, और यहाँ तक कि G20 के निमंत्रण पत्र, जो इनविटेशन हेड ऑफ स्टेट्स को थे, उसमें भी आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। और ये चर्चा, चूंकि ये नी जर्क रिएक्शन जिसको कहते हैं ना, कि आप सामने वाले का कुछ देखते तो आप हड़बड़ा के कोई फैसला करते हैं, वैसे ही जैसे इंडिया गठबंधन की जो पहली बैठक, इंडिया नाम तो नहीं दिया गया था, लेकिन जब पहली बैठक जो सारे विपक्षी दलों की पटना में हुई थी, उस बैठक में आपको याद होगा शरद पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल गए थे और एक खाका बना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सारे जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट हो जाने चाहिए, और करीब करीब सारे प्रमुख राजनीतिक दल वहां पहुंचे भी थे। उसके बाद ही लौटने के 2-3 दिनों के अंदर ही प्रफुल्ल पटेल टूट गए और वो एनसीपी में विभाजन हुआ। तो पहला साइड इफेक्ट पटना की बैठक का विपक्षी दलों में और भारतीय जनता पार्टी में यह हुआ कि उसने एनसीपी को तोड़कर एक बड़े धड़े को अपने में मिला लिया और सरकार में शामिल भी करा लिया। जब इंडिया नाम दिया गया, और पहले तो इंडिया नाम जब दिया गया तो उस नाम से जो हड़बड़ी हुई उसको तुरंत भारत की, इंडिया और भारत की डिबेट में ले आकर के डाला गया और पूरा देश इस पर चर्चा करने लगा। बहुत तरह के लोग तर्क भी देने लगे, उसके पक्ष में, उसके विपक्ष में, बहुत सारे लोग उस पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन इन दिनों आप कुछ सुनते हैं भारत और इंडिया की कोई चर्चा?
नहीं सुनते। कारण ये है कि दक्षिण भारत में इंडिया शब्द को ज़्यादा प्रेफर किया जाता, वो अंग्रेजी का शब्द है। इन बहुत सारे, आपको मालूम होगा कि भारत की आज़ादी के बाद जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ और राज्य जो बनाए गए वो भाषाई आधार पर बनाए गए, क्योंकि भाषा को लेकर के बड़ा विवाद देश में हो गया था। और इसीलिए जो भाषा बोलने वाले लोग थे, जिनकी जहाँ बहुतायत थी, पहला जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ वो भाषाई आधार पर हुआ। तो दक्षिण के राज्यों में वो हिंदी बोलना भले जान जाए, लेकिन हिंदी बोलने से उनको लगता है कि जैसे उन पर हिंदी थोपी जा रही है। ठीक ऐसा ही भारत नाम को जब लेके विवाद हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के जो दक्षिण भारत के राज्यों के लोग थे, जो प्रतिनिधि थे, जो नुमाइंदे थे, उन्होंने आला कमान को, बीजेपी नेतृत्व को इस बात के लिए समझाया कि इस मुद्दे को ज़्यादा तूल देने से दक्षिण भारत में इसका नुकसान हो सकता है। तो इंडिया और भारत की डिबेट तुरंत बंद हो गई। और उसके बाद अब इंडिया का नाम, उसको नाम को कैसे तितर बितर किया जाए, तो पहले घमंडिया कहा गया, फिर अब इंडी गठबंधन कहा जाता है, जबकि इंडिया में ए अलायंस है, एनडीए में ए अलायंस है। अगर आप इंडी गठबंधन कहते हैं तो इंडी गठबंधन भी कहना चाहिए। बहरहाल प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो बहुत सारे टीवी चैनल के पत्रकार भी वही बोलते हैं, तो आप बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे पत्रकारों को इंडी गठबंधन कहते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे भी देखते हैं, उनको बोलते भी देखते हैं। मगर मेरा ये मानना है कि अगर INDIA बोला जा सकता है, भारत का नाम, देश का नाम इंडिया है, और उस नाम से कोई राजनीतिक गठबंधन बना ले, उसकी मर्जी है, बनाने को बना सकता है, लेकिन देश का नाम और राजनीतिक गठबंधन का नाम अलग होना चाहिए। INDIA आप कह सकते हैं, इंडिया उसको गठबंधन वाले कहते हैं जो उसमें शामिल है, कि वो इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, इंडिया की आत्मा उनमें है, वो उनकी अपनी बात है। वैसे बहुत सारे राजनीतिक दल, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा राजनीतिक दल बड़ा नहीं है जिसने कि देश का नाम अपने साथ नहीं जोड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो सब पार्टियों में, ज़्यादातर पार्टियों में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो सब में ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक AIDMK का नाम है। तो सारे राजनीतिक दलों ने अपना, ज़्यादातर राजनीतिक दलों में भारत का नाम, देश का नाम जुड़ा हुआ है। उन्होंने गठबंधन में, ये कोई बहुत ज़्यादा डिबेट की बात नहीं थी, लेकिन चूंकि इससे लगा कि दक्षिण भारत में नुकसान होगा, तो वो इंडिया और भारत की डिबेट तुरंत बंद हो गई, और वो कहीं से अब उसकी चर्चा नहीं होती है। ना भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, ना अब भारत और इंडिया की उस समय बहुत तरफदारी करने वाले लोग, आम लोगों में जो चर्चा चलती थी, अब वो भी नहीं चलती। तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान की अपनी जनसभा में ये क्यों कहा कि आपका सोना, आपका चांदी, आपकी प्रॉपर्टी, आपके मंगलसूत्र तक बात आ जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और बांट देंगे, मुसलमानों में कर देंगे। ऐसी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात, एक बात तो साफ है, देखिए, मैं देश के आम आदमी से ये बात कहता हूँ, किसी पत्रकार या किसी नेता की किसी बात को, कही गई बात को हूबहू उसको पी नहीं लेना चाहिए। उसके बारे में हर आदमी के पास आजकल फ़ोन है, आजकल जानकारी के सब साधन हैं। जिस फ़ोन से आप व्हाट्सएप खोल करके दूसरों का मैसेज देखते हैं, उसी फ़ोन में आप किसी भी, अगर आप कांग्रेस पार्टी का कुछ जानना चाहते हैं, अगर आप भाजपा का जानना चाहते हैं, अगर आप आम आदमी पार्टी का जानना चाहते हैं, अगर आप कोई न्यूज़ रिपोर्ट भी जानना चाहते हैं, तो आप गूगल पे जाकर, उस पार्टी के हैंडल पे जाकर, या उसके ऐप पे, और तमाम जगह ऐसी हैं, आप जाके कांग्रेस का मैनिफेस्टो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप न्याय पत्र के नाम से आप पढ़ सकते हैं। और आप देखिए, किसी के कहने पर, मेरे कहने पर, या किसी नेता की चुनावी रैली में कोई बात कहने पर उसे हूबहू मान लेना एक पढ़े लिखे नागरिक की, और एक ऐसे देश के नागरिक की जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में है, और जो तेजी से बढ़ता हुआ दुनिया के देश में है, उसे फैक्ट के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। वो किसी के, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि यहाँ ये लिखा है, आपने पढ़ा है, और मुझे पक्का यकीन होता है कि जिस तरीके से वो बात करते हैं वो पढ़े नहीं होते। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल एक बार भी नहीं है। माइनॉरिटीज़ का है, अल्पसंख्यकों का है, और वो अल्पसंख्यकों का जो जिक्र कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, वो भारतीय जनता पार्टी के भी मैनिफेस्टो में वो जिक्र है।
वो भी माइनॉरिटी के बारे में क्या करेंगे इसका उन्होंने उल्लेख किया है। और वो ज़्यादातर पार्टियों के बारे में, देखिए इस देश में मुसलमानों की जो संख्या है, तो आपको अपने मैनिफेस्टो में तो ये बताना पड़ेगा कि आप माइनॉरिटी के बारे में क्या सोचते हैं। और जो अल्पसंख्यक है, नहीं सिर्फ अल्पसंख्यक मुस्लिम्स, बल्कि सिख, ईसाई, जैन, पारसी जो भी हैं, जो माइनॉरिटी में है, आपको माइनॉरिटी के नाम पर ये बात कहनी पड़ती है कि हम माइनॉरिटी को ये करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, न्याय पत्र के नाम से दिया है, उसमें ये बात उन्होंने कही है कि आर्थिक जो असमानता है, जो संसाधनों पर कुछ लोगों का कब्जा है और कुछ लोग जो डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, अमीर और गरीब की जो खाई है, उसका सर्वे करा के कि वेल्थ पर कितने लोगों का कब्जा है, उसका सर्वे कराया जाएगा और असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यहीं से प्रधानमंत्री ने ये बात निकाली और ये बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की कि हिंदुओं का मंगलसूत्र, आप सोच सकते हैं, हमारी तरफ भोजपुरी में एक कहावत है, कुछ लोग आटा उड़ाते हैं, कुछ लोग जाता उड़ाते हैं। जाता पहले जिससे गेहूं पीसा जाता था, तो बात यही है कि कोई आटा उड़ा रहा है, कोई जाता उड़ा रहा है। तो प्रधानमंत्री ने ये बात इसलिए कही, मैंने जो बात कही मैनिफेस्टो में, वहां से उन्होंने ये बात निकाल करके कही। बहुत बार ये कहा जाता है कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। ये बयान को तोड़ मरोड़ के मैं मनमोहन सिंह का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन चूंकि इस तरह के कार्यक्रमों में उन दिनों प्रधानमंत्री के हम लोग जाते थे और वो पूरा उनका अगर आप भाषण देखेंगे तो उन्होंने SC, ST, अदर बैकवर्ड और मुस्लिम्स, माइनॉरिटी, और ये बात उन्होंने कही और तब ये पूरे ग्रुप के उत्थान के लिए उन्होंने ये बात कही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, और ये देखिए बयान के हिसाब से अपना मतलब निकाल लेना और उसको लेकर के उड़ जाना, ये राजनीति और चुनाव में होता है। अगर आपके चेहरे पर मुहासा है और उसे कोई सफ़ेद दाग साबित कर दे तो यही राजनीति की कला है। तो ये दोनों तरफ की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री के ये कहने के पीछे वजह क्या हो सकती है, इसमें थोड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस देश में चुनाव, कहने को 1952 से चुनाव देश में हो रहे हैं, लेकिन अगर आप 1952 से लेकर 2024 तक के देश भर के चुनाव का अध्ययन अगर आप करेंगे, मुद्दों का अध्ययन करेंगे, हारने वाली पार्टियों के कारणों का अध्ययन करेंगे, जीतने वाली पार्टियों के कारणों का अध्ययन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ज़्यादातर जातिगत समीकरण के आधार पर ही चुनाव हुए और ज़्यादातर जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर ही पार्टियों ने अपनी रणनीतियां बनाई। बाद में जब शाहबानो केस में राजीव गांधी ने माइनॉरिटीज़ को अपीजमेंट करने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला, देश में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत वहीं से हुई। जब उसको मैनेज करने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाना, तब सांप्रदायिकता की राजनीति की शुरुआत वहीं से हुई। और इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से देश में जो आज़ादी के बाद लंबे समय तक राजनीति हुई, उसने भारतीय जनता पार्टी को ये मौका दिया और देश के बहुसंख्यक के तुष्टीकरण का रास्ता साफ किया। अब बहुत सालों तक आज़ादी के बाद मुसलमानों को डरा डरा कर कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, देश की अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट हासिल किया गया। मुसलमानों की तरक्की और बेहतरी के लिए किसी पार्टी ने अगर काम किया होता तो आज मुसलमान जहां पहुंचे हैं शायद नहीं पहुंच पाते, शायद उनकी स्थिति इससे अच्छी होती। देश में दलितों जैसी स्थिति इस देश के अल्पसंख्यकों की है और वो कई सारी रिपोर्ट में आ चुका है। और जो कुछ भी माइनॉरिटी ने हासिल किया है, जो कुछ भी किया है, उसमें उनकी तरफ मतलब मैं ये कहता हूं कि वो अपने वजहों से ज़्यादा, अपने हुनर से कह लीजिए या अपने काम से कह लीजिए या विदेशों में जा कर के काम करना, उससे वो खड़े हुए। शिक्षा का अभाव उनमें है और अब तेजी से, हालांकि आज आपने देखा कि इस बार यूपीएससी में 50 से ज़्यादा पहली बार मुस्लिम कैंडिडेट, पहली बार तो नहीं कहूँगा, 2016 में 51 कैंडिडेट हुए थे। तो मुसलमानों की तुष्टीकरण करके, मुसलमानों को डर दिखा करके कि बीजेपी ना आ जाए,
मुसलमानों का वोट दूसरी पार्टियों ने लिया। अब काउंटर उसका क्या हो रहा है, अब हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाकर, हिंदुओं को यह दिखाकर कि कांग्रेस पार्टी आ जाएगी, हिंदुओं को यह दिखाकर कि दूसरी पार्टियां जो सेकुलर अपने को कहती है वो आ जाएंगी और हिंदू खतरे में पड़ जाएगा, हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा। आपके मंगलसूत्र पर नजर है, आप मंगलसूत्र आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, घर में रखी महिलाओं का सोना उनसे लेकर के बांट दिया जाएगा, चांदी लेकर के बांट दिया जाएगा। जो बेचारे ने पैसा रखा था वो तो जमा कर दिया नोटबंदी में और सब उनके हाथ से चला गया, लेकिन अब सोने चांदी मंगलसूत्र का डर सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है कि हिंदुओं को ये हो, हिंदुओं के दिमाग में ये बात आए कि उनका जो कुछ भी है वो कांग्रेस पार्टी या तथाकथित सेकुलर पार्टीज उनको जो है वो मुसलमानों में बांट देंगी। तो इस तरह का जो हिंदू अपीजमेंट की राजनीति शुरू हुई है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, उससे बहुत खतरा है, एक दिन ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, इसलिए हिंदुओं जागो। 10 साल से भाजपा की सरकार है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में 7 साल से, बहुत राज्यों में 15 साल से, 20 साल से, अभी भी हिंदू अगर खतरे में है और मेजॉरिटी खतरे में है तो दुनिया में अपने तरह का ये देश अकेले तरह का है जहां मेजॉरिटी को ये भावना कही जाए कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी से खतरे में है। तो मैं आपसे बात ये कह रहा था कि अब हिंदू अपीजमेंट की जो राजनीति हो रही है और इस तरह की राजनीति में हमेशा आम आदमी, सामान्य आदमी का इसमें नुकसान होता है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की एक बात को मैं हमेशा कोट करता था, जब देश में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हुई, मैंने जैसा आपको बताया भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा राम मंदिर कभी नहीं था, उन्होंने राम मंदिर की कोई शुरुआत नहीं की थी, सारे धार्मिक संगठन इसमें जुड़े हुए थे। बहुत बाद में 1990 में यह तय हुआ कि इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी लेगी। 370 भारतीय जनता पार्टी का 1950-52 से 370 को खत्म करने की लड़ाई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय हमेशा से ये बात कहते थे, वो उनके सिद्धांततः 370 की बात वो थी। आपको जान के अचरज होगा, शुरुआती दौर में अगर आप भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र देखेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी वो वकालत नहीं करते थे। तो लेकिन बाद में उन्होंने वक्त काल परिस्थितियों के हिसाब से सिद्धांत चेंज होते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने राम मंदिर को 90 के बाद अपने एजेंडा में शामिल किया भारतीय जनता पार्टी ने, और आडवाणी जी ने ये सोच समझ के तय भी किया था और उसके बाद यात्रा की और उसके बाद की कहानी आप जानते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये देश 2024 तक का जो चुनाव हो रहा है ये भी धर्म और जाति के इर्द गिर्द ही होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि धर्म की तो बात आप देख ही रहे, रामलला की चर्चा, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की चुनावी जनसभा पूरे देश में रामलला का नाम लिए बगैर, राम मंदिर का नाम लिए बगैर, मुसलमान का नाम लिए बगैर, अभी पाकिस्तान नहीं आया, आ ही जाएगा दूसरे तीसरे चरण तक, तो उसकी एंट्री के बगैर तो हिंदुस्तान में चुनाव हो जाए ऐसा है नहीं। हालांकि उनके यहाँ भी यही होता रहा तो उनका क्या हाल हुआ देख ही रहे हैं। हिंदुस्तान से डरा डरा के पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, हिंदुस्तान से डरा डरा करके वहाँ के नेताओं ने जो वोट हासिल किया और पाकिस्तान किस दहलीज पर पहुँच गया है आप देख ही रहे हैं। तो इसी तरह हिंदुस्तान में डरा डरा के, जैसे आदमी और वैसे भी इंसान की फितरत होती है, डॉक्टर अगर आपको जब डरा देता है तभी आप उसकी बात मानते हैं। धर्म भी आपको डराता है जब आपको ये पता होता है कि आप मंगलवार को ये नहीं करेंगे, शनिवार को ये नहीं करेंगे, ये करने से नुकसान होगा। तो अधिकाधिक लोग किसी भी धर्म में जो बातें लिखी गई हैं, धर्म गुरु आपको जिस तरह की बात बताता है, अल्लाह नाराज हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएगा, बाइबल में ये लिखा है, वो लिखा है, अपनी बातें ज़्यादातर आप देखिए तो ये डराने का जो सिलसिला चला है ये अब अगले चुनाव में, मतलब इस चुनाव में चलता रहेगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप विपक्ष की रणनीति देखें, प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश का अभी कुछ देर पहले ट्विटर पर एक बयान आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि 1951 के बाद इस देश में हमेशा जनगणना होती रहती थी और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग कितने हैं संख्या में ये पता चल जाता था, लेकिन 2021 से ये सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है। संविधान खत्म करने की तैयारी है, आरक्षण खत्म करने की तैयारी है, मतलब जातिवाद पर वही
जाति का काट, जो जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी हमेशा कहते हैं, तो धर्म का काट जाति से और जाति का काट धर्म से काटने का ये सिलसिला चल रहा है। मैंने कहा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ये कहते थे, जब 90 के दशक में धर्म की राजनीति ने जोर पकड़ा तो वो लगातार इस बात का विरोध करते थे और वो कहते थे कि अगर उसके पहले जो जाति की राजनीति शुरू हो गई थी मंडल आयोग का, और दूसरी तरफ कमंडल, दरअसल मंडल के काट के लिए ही कमंडल की राजनीति को लाया गया, बहुत लोग इस बात को मानते हैं। तो वो हमेशा ये कहते थे कि अगर जाति की राजनीति बहुत घुमाई गई तो धर्म की राजनीति उसे एक दिन परास्त कर देगी, और ये दोनों देश के लिए बहुत खतरनाक है। देश धर्म और जाति में बटा हुआ है, और अभी भी आप देखिए इसी पर 2024 का चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लकीर खींच दी है। अब आने वाले दिनों में इससे बड़ी लकीर ही भारतीय जनता पार्टी के नेता खींचेंगे और उसमें तमाम बातें करेंगे। लेकिन एक बात और हैरत की है, चुनाव आयोग इस बार जिस तरीके से काम कर रहा है, बड़ी हैरत होती है कि देश की संवैधानिक संस्थानों को क्या होता जा रहा है। मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूँ कि सत्ता पर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही चुनाव आयोग की कार्रवाई हो रही है, सत्ता पक्ष के लोगों पर भी कुछ कार्रवाई, कुछ नोटिस, कुछ संज्ञान, कुछ मामला दर्ज करना, ये सब चुनाव आयोग ने किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, पहले चरण के मतदान के समय, बिहार के पहले चरण के मतदान के समय बिहार के बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से राम मंदिर का फोटो ट्वीट करके और राम मंदिर के नाम पर मतदान की अपील को चुनाव आयोग की आंखें नहीं देख पाई, और उद्धव ठाकरे का जो प्रचार का गाना रिलीज हुआ जिसमें जय शिवाजी जय भवानी है, उसमें उनको लग गया कि इसमें धर्म का इस्तेमाल है, और उनको नोटिस दे दिया कि आप इन दो शब्दों को, हिंदू और भवानी शब्द को, अपने उस गाने से निकाल दीजिए। उद्धव ठाकरे ने ऐतराज़ किया, उन्होंने कहा हम नहीं निकालेंगे, जो करना हो करिए। अब आप सोचिए, जब देश में हर मंच पर, हर भारतीय जनता पार्टी की रैली में श्री राम लल्ला का मंदिर, हर रैलियों में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना बज रहा है, हर जगह राम मंदिर की चर्चा हो रही है। हर कर्नाटक के चुनाव में, जैसा उद्धव ने कहा, ये बात ठीक है, मैं भी कर्नाटक के चुनाव में था, प्रधानमंत्री हर रैली में, आपने भी टीवी पर देखा होगा, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली की जय, तो करते रहते। लेकिन चुनाव आयोग को वो नहीं दिखा, राम लल्ला का नहीं दिख रहा, हिंदुत्व तमाम, अब प्रधानमंत्री के इस बयान पर भी वो रैली में उन्हें नहीं दिखेगा। तो ऐसे चुनाव हो रहा है, और ऐसे और जनता को ये तय करना है कि वो क्या चुनाव। देखिए, देश के असल मुद्दों पर चुनाव न कभी हुआ है न होगा, ऐसा लगता है, और ये बहुत त्रासदी की बात है। देश में 30% से ज़्यादा जनसंख्या 30 साल से कम लोगों की है, और रोजगार और नौकरियों के हालात और पेपर लीकेज, क्या क्या चीज़ें हैं वो सबके सामने हैं। किसानों की 2022 में जो दोगुनी आय करनी थी वो क्या है, वो सबके सामने है। सवाल ये नहीं है सरकार में कौन आए कौन नहीं आए, जो भी आए, यही सरकार रिपीट हो तो भी, बदल जाए तो भी, जो भी आए उस पर जनता का इतना दबाव होना चाहिए कि जिन मुद्दों को चुनाव में भले नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक मनोवैज्ञानिक दबाव होना चाहिए कि सरकार में आते ही इन चीज़ों को एड्रेस करना है, नहीं तो एक बड़ा वर्ग बहुत आक्रोशित है और बहुत उपेक्षित है और वो बहुत परेशान चल रहा है। यही वक्त है जब जनता अपने मुद्दों को ऊपर उठा करके सरकारों पर, नेताओं पर प्रेशर क्रिएट करती है, लेकिन नेता आपको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घुमाते रहेंगे। ये दोनों तरफ की बात है, धर्म और जाति के बीच ही ये चुनाव फिर होने जा रहा है। वैसे 2004 की भारत उदय यात्रा मैंने अभी भी जिक्र किया था। 2004 के भारत उदय यात्रा में आडवाणी जी इंडिया शाइनिंग बहुत नारा दिया था बीजेपी ने। वो दक्षिण पंथ की जो राजनीति होती है वो इसी तरह की होती है कि वो आपको अतीत का गौरव याद दिलाते हैं और उसे ही वापस लाने की हमेशा आपको वायदा करते हैं। वो हमेशा ये कहेंगे भारत के मामले में कि भारत सोने की चिड़िया थी और हमारे पास कोहिनूर था, हम वही सोने की चिड़िया वापस लाएंगे और हो सकेगा तो कोहिनूर भी ला देंगे। तो वो अपने अतीत के गौरव को, अपनी परंपरा है, अपने भारतवंशी होने को, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप दक्षिणपंथी पूरे दुनिया में जो दूसरे लोग मशहूर हैं उनको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो मैं कह रहा था, भारत उदय यात्रा जब हुई थी आडवाणी जी की, और जब नतीजा आया था तो वेंकैया नायडू उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो उस
नतीजे के बाद अनौपचारिक बातचीत में वेंकैया नायडू ने कहा था कि इस देश में विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। विकास यहाँ कोई मुद्दा नहीं है और मैं मानता हूँ कि विकास भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। और अब प्रधानमंत्री के 10 साल के शासन को देखने के बाद ये लगता है कि अब परिवारवाद भी कोई मुद्दा नहीं है। बस आप जनता को किस मुद्दे पर किस तरीके से घुमाए जाते हैं, और इसके लिए कहा जाता था, जब संविधान सभा में बैठक हुई थी तो उसमें लोकतंत्र को अपनाया जाए कि नहीं, उस पर जो डिबेट हुई थी, बड़ी मज़ेदार डिबेट हुई थी। जिन लोगों ने विरोध किया था उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र की जो पूर्व शर्तें हैं, प्री रिक्विजिट है, वो ये है कि पहले साक्षर होना चाहिए, पहले समझदार होना चाहिए मतदाता को। नहीं तो लोग आने वाले दिनों में, उस समय आप सोचिए 1946 में जब बहस हो रही थी, 47 में, 47, 48, 49 में, तब उन्होंने ये बात कही थी कि नहीं तो धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और जातिगत भावनाओं में लोगों को बहला फुसला के, भड़का के, भेड़ की तरह एक तरफ वोट दिलवाया जा सकेगा और इसका फायदा उठाया जा सकेगा। सोचिए, उसके 80 सालों के बाद भी देश में यही हो रहा है। जनता को अपने मुद्दों पर अडिग रहना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उसे अपने मुद्दों पर वापस लाने के लिए मजबूर करना चाहिए। लेकिन अभी तो ये खेल शुरू हुआ है, अभी पहला चरण हुआ है। 89 सीटों पर 26 अप्रैल को चुनाव है और इन सीटों पर ज़्यादातर पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीती थी। और देखिए इस बार इन चुनाव तक क्या होता है और अगले चरण के चुनाव तक ये बात कहाँ तक पहुँचती है। नमस्कार।